हे गाइस, वेलकम टू एडुनगर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप में जो आतंकवाद फैल रहा है उसके बारे में। और यूरोप जो सबसे ज्यादा पीस नोबेल प्राइज जीत चुका है, वहां पर भी धीरे धीरे जो आतंकवाद फैल रहा है, और इस आतंकवाद के पीछे जो एक कारण बताया जा रहा है फैलने का, वो है इस्लाम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम का किस हद तक हाथ है आतंकवाद को फैलाने में, और अगर नहीं है तो क्यों इस्लाम को टारगेट किया जा रहा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पूरी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। सो स्टार्ट करते हैं लोकेशन से कि दुनिया में ये सारी लोकेशंस कहाँ पर पड़ती हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पड़ता है पूरा यूरोप। ओके, तो देखिए यूरोप में आपको सभी ये जो देश है इनको याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना, एक तो फ्रांस, ये है तुर्की। ओके, तुर्की वैसे एशिया में आता है। फ्रांस ये रहा, तुर्की, और ये याद रखिएगा नॉर्वे, ये है स्वीडन, और ये है फिनलैंड। तो ये आपको 5 लोकेशन याद रखनी है वेस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ याद रखिएगा ये है फिलीपींस। आप सभी से एक सवाल ये है कि आपको बताना है फिलीपींस की कैपिटल क्या है। ओके, तो देखिए, एक फ्रांस और ये जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, इन्हीं 3 देशों में सबसे ज्यादा जो पीस प्राइज है वही जीते जाते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पीस प्राइज जीते जाते हैं पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। ओके, सो रिसेंटली फ्रांस में अभी हुआ ये कि एक टीचर थे, और वो अपने क्या नाम है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो उसमें पढ़ाने के दौरान उन्होंने उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की एक फोटो का यूज कर लिया। और इसके कारण हुआ क्या कि एक लड़के ने, उनकी क्लास का नहीं था, कोई और लड़का था वो, उसने, जैसे उसको पता चला कि एक टीचर ने प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो का इस्तेमाल कर रखा है, तो उसने उसको चाकू से अटैक किया है। और वो जो टीचर था वो मर गया। ओके, लेकिन इसके कारण हुआ ये कि फ्रांस में एक जो आवाज है इस्लाम के खिलाफ, वो धीरे धीरे राइज कर रही है। ओके, और जो राइट फार ग्रुप है, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो भी इन चीजों को हवा दे रहे हैं कि इस्लाम के कारण फ्रांस है, फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है वो भी खतरे में, और फ्रांस की सोसाइटी भी खतरे में। ओके, तो पहली घटना तो अभी जो रिसेंटली हुई थी टीचर की, ये वो हुई थी। इसके पहले आपको याद होगा 2015 में चार्ली हेब्डो एक मैगजीन है फ्रांस में, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ कैरिकेचर्स यानी कि कार्टून्स छाप दिए थे। तो उस टाइम पर भी दो आ, लोगों ने क्या नाम है, ये चार्ली हेब्डो का जो ऑफिस है वहां पर फायरिंग करी थी 2015 में। और इसी तरीके से घटना अभी कुछ महीना पहले जब चार्ली हेब्डो ने दोबारा से उन्हीं कार्टून्स को दोबारा छापा, इस याद में कि वो जो 2015 में घटना हुई थी उसकी एनिवर्सरी को याद करते हुए, तो दोबारा जैसे ही चार्ली हेब्डो ये ने ये छापा, उसी साथ तुरंत ही जो इस्लामिस्ट के जो ग्रुप है, यानी कि जो फार राइट ग्रुप है, उनकी तरफ से थ्रेट मिलने लगे चार्ली हेब्डो को। और 2 जने इंजर्ड हुए चार्ली हेब्डो का जो पुराना ऑफिस है, क्योंकि जो अटैकर्स थे उन्हें ये लगा कि चार्ली हेब्डो का जो पुराना ऑफिस है वही उनका करंट ऑफिस है, तो वहीं पर उन्होंने अटैक कर दिया, 2 जनों को घायल कर दिया। ओके, और इसी तरीके की अभी रिसेंटली एक ये है कि एक 29 ईयर ओल्ड एक जो लड़का है वो उसे कन्विक्ट पाया गया यूके में। ओके, तो एक तो फ्रांस हो गया। तो देखें ना आप, धीरे धीरे यूरोप में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस्लाम के नाम पर, वो बढ़ रहा है। और यूके में जो अभी रिसेंटली एक 29 ईयर ओल्ड लड़के को कन्विक्ट पाया गया है। और इसी तरीके की खबर ये है कि फिलीपींस में आईएसआईएस का जो टेरर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो आपको एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, आपको कौन कौन सी लोकेशन याद रखनी है। एक तो ये फ्रांस फ्रांस होगा ये। ओके, ये फ्रांस फ्रांस, और ये जो पूरे फिलीपींस हो गया। तो देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग आईएसआईएस की सीरिया और इराक से हुई थी, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किसी भी विचारधारा या आईएसआईएस की जो रेडिकलाइजेशन है उसको रोक पाए। इसलिए जो आईएसआईएस है, इस्लामिक स्टेट है, वो धीरे धीरे यूरोपियन नेशंस और फिलीपींस जैसे जो दूर दराज के रीजन है वहां पर भी धीरे धीरे अपने जो जाल है वो फैला रहा है। ओके, तो अब इस वीडियो में हम देखें कि आतंकवाद और फ्रांस में या यूरोप में किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन इसके पहले हमें 2 डेफिनेशन अच्छी तरह जाननी होंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि किनको बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मेलजोल में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और लोग इसमें काफी कंफ्यूज आते हैं। तो देखिए, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। एक्सट्रीमिज्म एक ऐसा बिलीव है, पॉलिटिकल या रिलीजियसली बिलीव है, जो या तो फार राइट हो या वो फार लेफ्ट हो। यानी कि एक होती सोसाइटी, उसका होता है मीडिएटर। ओके, या तो मीडिएटर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर यहां पर पहुंच जाए तो उसको कहेंगे राइट,
और यहाँ पे अगर वो जो विचारधारा है उसको कहेंगे लेफ्ट। तो एक्सट्रीम चाहे कोई सी भी विंग हो, कोई सा भी व्यू हो, वो दोनों ही खतरनाक होता है। और टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म से इस तरीके से अलग है कि टेररिज्म का एक इंटेंशन केवल ये रहता है कि चाहे पॉलिटिकल के नाम पे चाहे रिलीजियस के नाम पे हमें वायलेंस फैलाना। ओके, जो सोसाइटी है चाहे वो कोई सी भी सोसाइटी हो, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर रिलीजन से होता तो या तो जो मिडिल ईस्ट है वो शांत होता, या जो यूरोप है वहां पे रेडिकलाइजेशन नहीं बढ़ता। तो जो टेररिज्म या टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो मेन इंटेंशन रहता है वो वायलेंस को बढ़ाना होता है। ओके, चाहे वो पॉलिटिकल के नाम पर हो चाहे वो रिलीजियस के नाम पर हो। ओके, सो देखिए ये अब जो मेन क्वेश्चन है कि ये जो टेररिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है ये बढ़ क्यों रहा है। तो देखिए इसके एक नहीं बहुत सारे रीजन है, इसके बाद भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन करंटली इसके कुछ ही रीजन है। जैसे कि पहले तो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, जो सीरिया और इराक में जो वॉर लड़ी जा रही है कई डिकेट्स हो गए, तो वहां से जो रेफ्यूजीज हैं वो तुर्की के रास्ते, मैं आपको दोबारा से मैप दिखाऊं तो जो रेफ्यूजीज हैं, देखिए वो सीरिया और इराक में जो वॉर चल रही है, तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ बेसिकली मुस्लिम्स रहते हैं। तो एक तो ये है कि जो तुर्की के रास्ते ये जो पाथवे है, ठीक है, ये इस्तांबुल शहर का एक पाथवे पड़ता है यहाँ से। तो सीरिया और इराक के जो रेफ्यूजीज हैं वो धीरे धीरे यूरोप में एंट्रीज ले रहे हैं। और यूरोप में जो बड़ी नेशंस है जिनकी जीडीपी अच्छी है, जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, ये वहां जाके शरण ले रहे हैं। ओके, क्योंकि एक बार अगर आप यूरोप में पहुंच गए तो किसी भी दूसरे देश में पहुंचना ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो इसी तरीके से पूरे यूरोप में धीरे धीरे जो रेफ्यूजीज हैं वो फैल रहे हैं। तो पहला कारण तो ये है। ओके, और इन मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के कारण जैसे जैसे रेफ्यूजीज फैल रहे तो इनके पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो जो रेडिकलाइज ग्रुप है इनको ये मना लेते कि आपको हम एक लिमिटेड सैलरी देते रहेंगे आतंकवाद फैलाने के लिए, और ये भी मान जाते, क्योंकि बात यह है कि जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे। तो ये जिंदा रहने के लिए बंदूक तक उठा लेते हैं। और जो यूरोपियन नेशंस हैं उनमें भी ये धीरे धीरे जो टेररिज्म है वो फैलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला कारण है मिडिल ईस्ट क्राइसिस का। दूसरा है जीनोफोबिया इफेक्ट। तो देखिए जीनोफोबिया इफेक्ट क्या होता है। जीनोफोबिया इफेक्ट उसे कहते हैं जब मेजॉरिटी जो सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई रिलीजन ए है, ओके, वो मेजॉरिटी में है किसी रीजन में। ओके, तो होता क्या है कि जो बी रिलीजन के लोग होंगे माइनॉरिटी में होंगे, तो ए जो धर्म के लोग हैं उन्हें ये लगने लगता है कि जो बी धर्म के लोग हैं वो कहीं हमारी जॉब्स पे किस तरीके से कब्जा ना कर ले, हम पे रूल करना ना स्टार्ट कर दें, ये कहीं अच्छी जॉब्स ना ले ले, अच्छे हमसे इकोनॉमिक कंडीशन में ना आ जाए। तो एक ये जीनोफोबिया इफेक्ट जो होता है, इसके कारण भी जो टेररिज्म है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि जीनोफोबिया इफेक्ट से ये होता है कि जो ए धर्म के लोग हैं बी धर्म के लोगों को नीची निगाहों से देखने लगते हैं, तो जो बी धर्म के लोग हैं वो भी धीरे धीरे रेडिकलाइज होने लगते हैं कि हमें अपने जो अपमान का बदला है उसे लेना है। तीसरा जो कारण है वो है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। देखिए जो यूरोप है, यूरोप की जो हिस्ट्री है वो सेक्युलरिज्म को इस तरीके से देखती है कि स्टेट और रिलीजन को किसी भी तरीके से हम मिला नहीं सकते। ओके, लेकिन इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो इस तरीके से है कि सेक्युलरिज्म स्टेट और जो धर्म है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन स्टेट जो धर्म को सुधारने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। जबकि यूरोप में इस तरीके से सेक्युलरिज्म है कि स्टेट और धर्म एक दूसरे का जो वर्किंग एरिया है उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसके कारण होता क्या है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से जो रिलीजन है उसको सही करने की कोशिश नहीं कर पाता। और इसके कारण होता क्या है कि धीरे धीरे जो रेडिकलाइजेशन होता है, यानी कि जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच होती है वो धीरे धीरे प्रेजेंट रहती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ओके, और महात्मा गांधी ने जी ने ये कहा था कि जो हमारा सेक्युलरिज्म है, यानी कि इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि ये सेक्युलरिज्म जानता है कि धर्म को कभी भी स्टेट से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेक्युलरिज्म है उसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है। ओके, तो तीन कारण ये हो गए, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, जीनोफोबिया इफेक्ट, तीसरा हो गया नेगेटिव सेक्युलरिज्म। चौथा कारण है राइजिंग पॉपुलेशन। ओके, एक प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है पूरे यूरोप में, तो उनकी अगर आप एक काफी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुस्लिम की जो पॉपुलेशन वो किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि पूरे जो यूरोप है उसमें कई देश ऐसे हैं जिनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन है, लेकिन खास रिलीजन खासकर मुस्लिम में वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो प्यू रिसर्च ने ये साफ साफ तौर पर ये बता दिया कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूके को देखें तो यूके की 2016 में जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो केवल 6.3% है, लेकिन इसी तरीके से अगर आप यूके को 2020 के से कंपेयर करें मुस्लिम पॉपुलेशन को, तो वह 16.7% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम हो जाएगी। तो
इस रिसर्च से एक चीज पता लग जाती है कि जो फर्टिलिटी रेट है मुस्लिम्स की वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसी के कारण जो यूरोप के जो फार राइट ग्रुप्स हैं, ओके, तो उनको ये डर है कि कहीं ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारे ऊपर डोमिनेट ना कर ले। ओके, तो इसी को धीरे धीरे बाद में चेंज होगा जीनोफोबिया इफेक्ट में। कारण है राइज ऑफ फार पार्टीज इन यूरोप। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको बता दिया, जीनोफोबिया इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसके कारण होता यह है कि वहां की जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां बन जाती, जिस तरीके से 1930 में जो हिटलर की पार्टीज थी, ठीक है, हिटलर की जो पार्टी थी वो एक फार राइट पार्टी थी। तो उसने करा ये कि जो यहूदी होते हैं, यहूदियों के खिलाफ इस तरीके से सेंटिमेंट तैयार कर दिए कि लोगों को लगने लगा कि जो हिटलर कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इसी तरीके की जो पार्टीज है यूरोप में दोबारा से राइज कर रही हैं। ओके, और इसी के कारण हुआ ये कि आपने अभी जो सुना होगा, नॉर्वे स्वीडन में अभी जो हिंसक घटनाएं हुई थी कि एक फार राइट ग्रुप का एक जो लीडर था उसने कुरान को सबके सामने फाड़ दिया था और एक ने जला दिया था। तो इसके कारण हुआ ये कि जो सेंटिमेंट्स है मुस्लिम पॉपुलेशन के वो जग गए। और धीरे धीरे इससे होता क्या है, जब देखते हैं मुस्लिम की हमारे जो होली बुक है यानी कि कुरान की बेइज्जती की जा रही है, तो वो धीरे धीरे टेररिज्म की तरफ या एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ जा रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आप ये देखेंगे कि पार्टीज इस तरीके से उनको दबाने की कोशिश कर रही हैं, या जो वहां की नेटिव पार्टीज हैं उनको इस तरीके से दिखा रही हैं कि ये बाहर के लोग हैं, उनको जीनोफोबिया इफेक्ट महसूस हो रहा है, तो धीरे धीरे जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको ये लगता है कि यार क्यों ना हम एक्सट्रीमिज्म, या कोई भी हो, जरूरी नहीं मुस्लिम ही हो, कोई भी और जो माइनॉरिटी रिलीजन होगा उसे ये लगेगा कि हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़े। लेकिन ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और आखिर का और करंट का रीजन एक ये है कि कोविड-19 और पॉवर्टी, यानी कि जब से कोविड-19 आया है, जब से और ज्यादा लोगों की जो नौकरी है वो जाने लग गई है। ओके, और इसी के कारण हुआ ये कि जो लोग हैं यानी कि खासकर जो यंग लोग हैं उनको नौकरी चाहिए, और नौकरी और पैसे के लिए वो टेररिज्म का जो रास्ता उसको भी कभी कभी इस्तेमाल करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, सो ये तो थी कि किस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन ये कब तक बढ़ सकता है जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म है? क्या स्टेट या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है इस जो एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए या खत्म करने के लिए? तो देखिए, फ्रांस ने हाल ही में, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रांस में अभी जो टीचर और चार्ली हेब्डो पे जिस तरीके से हमले हुए, तो उसको उसको लेकर फ्रांस ने अभी रेडिकल इस्लाम लॉ लाने की सोची है 2021 में। जैसे ये ईयर खत्म होगा 2020 का, 2021 में रेडिकल इस्लाम लॉ आएगा। इसके तहत फ्रांस की सरकार की ये कोशिश है कि जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर रेडिकल इस्लाम को पढ़ाने की कोशिश की जाती है उसको बंद किया जाएगा। सरकार उन सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर इस्लाम को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये स्टेट के खिलाफ है उनको बंद किया जाएगा। और भी बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे ताकि जो रेडिकल इस्लाम है उसको फ्रांस से या तो बहुत कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। तो फ्रांस की सरकार का पहला कदम यह है कि रेडिकल इस्लाम लॉ लाएगी 2021 में। इस तरीके से एक दूसरा कदम ये हो सकता है कि नेशन सेंट्रिक इस्लाम वर्जन तैयार किया जाए। यानी कि देखिए, जो सऊदी अरेबिया है या तुर्की या चाइना, इन तीनों में ही इस्लाम काफी ज्यादा पॉपुलेशन है इस्लाम की, जो मुसलमान लोग हैं वो काफी डोमिनेंट है यहाँ पर, चाइना, तुर्की, सऊदी अरेबिया में। तो इन्होंने अपने स्टेट का दिया है कि यानी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने इस तरीके से इस्लाम का इंटरप्रेट किया है बिना किसी लॉ को चेंज करे हुए कि जो वहां का जो इस्लाम है ना तो वो खतरे में आया ना वो दबा, और वो जो स्टेट है उसके अनुसार ही आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जो सऊदी वर्जन आया, तुर्की वर्जन आया और चाइनीज वर्जन आया। ओके, तो चाइनीज वर्जन का आपने शायद सुना होगा, जो उइगर मुसलमान है उनके ऊपर धीरे धीरे जो अपना रिप्रेशन लाने की कोशिश कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट। ओके, तो ये एक इसको कह सकते हैं कि एक बैड तरीके का रिप्रेशन है। इस तरीके से तुर्की में एक अलग तरीके का जो इस्लाम वर्जन है वो है, और इस तरीके से सऊदी में अलग तरीके का इस्लाम वर्जन है। तो फ्रांस की सरकार या यूरोप में जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि कंट्रीज की गवर्नमेंट, तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो ये भी देख सकती है कि हम एक नए तरीके का इस्लाम का वर्जन लाएं अपने अपने स्टेट के आधार पर। ओके, तो देखिए ये कार्टून काफी अच्छा है इस समय इसको समझाने के लिए कि देखिए रेडिकल इस्लाम के कारण जो इस्लाम है वो बेइज्जत होता है। यानी कि इस्लाम तो दोनों है, लेकिन रेडिकल इस्लाम के कारण जो जितने भी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको ये देखना पड़ता है कि उनको भी, उनके संग भी भेदभाव
किया जा रहा। ओके, तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।